अभी तक अपन ने यूनिट लोड मेथड देखी थी। नाउ वी सी डिफ्लेक्शन बाय Castigliano first theorem. So this theorem is used to find deflection. This Castigliano have given two theorems. First one we use for finding out deflection और दूसरा जो थ्योरम है वो रिडंडेंट फोर्स जो है, मान लो अगर कोई ये कंटिन्यूस बीम है और ये रिएक्शन निकालना है, रिडंडेंट फोर्स या तो फिर ये अननोन फोर्स निकालने के लिए जो थ्योरम यूज करते हैं, सिमिलर थ्योरम है दोनों भी। ये है Castigliano सेकंड थ्योरम, ये अपना फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे और सेकंड थ्योरम से ये रिडंडेंट फोर्स जो होते हैं वो निकालते हैं। लेकिन अपने को ये अभी कुछ देखना नहीं है, जो मैंने डिफरेंस बताया आपको कि ये दो थ्योरम है करके, लेकिन फर्स्ट थ्योरम दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली। पहले थ्योरम क्या है ये देख लेते हैं। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ total strain energy with respect to a force gives the deflection in the direction of the force. ये क्या होता है ये देखेंगे। ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी जो है उससे वो डिराइव हुआ है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी दैट वी नो, इट इज द साइन वी यूज फॉर स्ट्रेन एनर्जी, और ये इंटीग्रेशन या समेशन 0 to जो भी है L P स्क्वायर L डिवाइडेड बाय 2AE, ये अपन ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देख चुके हैं। तो ये स्ट्रेन एनर्जी का जो इक्वेशन है इससे ही ये थ्योरम यूज डिराइव हुआ है। वैसे ही इससे ही दूसरा जो है सेकंड थ्योरम वो भी डिराइव हुआ है। तो अपने को ये डेरिवेशन और ये कुछ देखना नहीं है। वैसे भी मैं इसका न्यूमेरिकल नहीं लेने जा रहा हूँ, सिर्फ ये जो प्रोसेस बताऊंगा और सिमिलर प्रोसेस से आप न्यूमेरिकल छुड़ा सकेंगे, क्योंकि मैं आगे का जो है रिडंडेंट फोर्स वहाँ पर जो मेथड यूज करने जा रहे हैं वो सेम मेथड इसको भी अप्लीकेबल रहेंगी। तो मैं वो प्रॉब्लम लूँगा, यहाँ पर इस पर प्रॉब्लम नहीं लूँगा। सिर्फ मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन करूँगा और ये बताऊँगा उसके स्टेप्स क्या रहना चाहिए। तो ये स्टेप्स जो है सेम स्टेप्स यू कैन फॉलो फॉर फाइंडिंग आउट डिफ्लेक्शन। तो लास्ट में मैं बताऊँगा ये थ्योरम, इट इज रिटन कम्बरसम। इसके कैलकुलेशंस थोड़े हेवी हो जाते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन निकालना। तो हालांकि इसमें एक एडवांटेज है कि जो भी ट्रस है जिसका डिफ्लेक्शन निकालना है उस ट्रस को एक ही बार छुड़ाना पड़ेगा। अगर आप Castigliano फर्स्ट थ्योरम यूज करते हैं तो एक ही बार। आप यदि Castigliano का फर्स्ट थ्योरम अगर यूज करते हैं तो ट्रस को एक ही बार छुड़ाना पड़ता है, और यूनिट लोड मेथड जो है उसमें ट्रस को 2 बार छुड़ाना पड़ता है। एक्सटर्नल लोड के लिए अलग और सिंपल एक यूनिट लोड लगाने के बाद अलग। ओके, उनका वो कॉम्बिनेशन किया गया है, लेकिन फिर भी वो मेथड कन्वीनियंट है, फास्ट हो जाता है, ये कम्बरसम है ना। तो इसका जो स्टेटमेंट है यही मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। डिफ्लेक्शन में डेल्टा इट इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू W मींस फोर्स। UN है स्ट्रेन एनर्जी और ये जो साइन यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू W इज इक्वल टू समेशन ऑफ PL बाय E। अब PL बाय E यानी डेल्टा है ना इच मेंबर का, और ये पार्शियल डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये P का करना है विथ रिस्पेक्ट टू W।
dp/dw। ये सब बाद में समझ में आ जाएगा। ये P क्या है? P मीन्स द फोर्सेस और फोर्स इन द मेंबर। जो भी मेंबर में फोर्स आ रहा है वो फोर्स कैसे आएगा? एक्सटर्नल लोड से। अब यहाँ क्या करना है? एक्सटर्नल लोड तो है ही ट्रस पर, जो भी ट्रस है, अगर कोई ऐसी ट्रस है इस पे एक्सटर्नल लोड्स है ना, जो भी एक्सटर्नल लोड होंगे 1, 2, 5 किलो न्यूटन वगैरह, और इसके अलावा जहां का डिफ्लेक्शन निकालना है, अगर इस पॉइंट में डिफ्लेक्शन निकालना है यहां पर, तो मुझे वर्टिकल डिफ्लेक्शन अगर निकालना है तो यहां पे मुझे लगाना होगा W, फिक्सियस लोड। जैसा वहां पर अपन ने 1 यूनिट लोड लगाया था, तो यूनिट लोड न लगाते हुए यहां पर लगाना है W, और अल्टीमेटली सब करने के बाद W पुट W इज इक्वल टू 0, क्योंकि W लोड है ही नहीं वहां पर, ये एक्स्ट्रा लोड प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब यहां पर क्या हुआ? ये ट्रस में, ये ट्रस इट कैरीज एक्सटर्नल लोड है ना, अलॉन्ग विद दिस एक्सटर्नल लोड फिक्सियस लोड, एक अपन ने इमेजिनरी लोड लगा दिया है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है लोड का, एक्सटर्नल लोड प्लस फिक्सियस लोड, इससे जो फोर्सेस आने वाले हैं हर मेंबर में, फिर मेथड ऑफ जॉइंट या मेथड ऑफ सेक्शन, तो मेथड ऑफ जॉइंट में भी कन्वीनियंट, क्योंकि सभी मेंबर्स के फोर्सेस निकालना है, तो मेथड ऑफ जॉइंट। तो उससे अपन क्या करेंगे? अभी हर मेंबर में ये एक्सटर्नल लोड और W की वजह से क्या फोर्सेस आ रहे हैं वो निकाल लेंगे। हो गया? ये मैं अभी बाद में और स्टेप्स के बाद बताऊंगा इधर। ओके, क्या करना है? तो ये फोर्स का मीनिंग क्या है? P का मीनिंग, P मीन्स द फोर्स इन मेंबर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड as well as due to fictitious load applied at the point where deflection is to be found। जहां पर डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पर W लगाना है, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से फोर्सेज जो निकलेंगे दैट इज अवर P। अब लेंथ है मेंबर की लेंथ, एरिया ऑफ द मेंबर E। ओके, एंड देन वी हैव टू ऑपरेट दिस इक्वेशन। अब ये मुझे पता है कुछ लोगों को ये उतना समझ में नहीं आया होगा, तो ये जो स्टेप्स है यहाँ पर मैं उसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें आइडियाज पूरी क्लियर हो जाएंगे रिजोनेंस फ्रेम का। ओके, नाउ स्टेप्स, अप्लाई W वेयर द डिफ्लेक्शन नीड्स टू फाइंड। कहाँ पर डिफ्लेक्शन चाहिए वहां पर W लगा दो, पहली स्टेप। देन फाइंड फोर्सेस इन मेंबर। अब फोर्सेस निकालना है, तो फोर्सेस निकालते समय क्या होगा? एक्सटर्नल लोड है, ओके, और बाद में साथ में W है, तो ये दोनों लोड की वजह से हर मेंबर में जो फोर्स आएंगे वो कुछ तरीके इस तरह रहेंगे, A प्लस B एंड W, वेयर A एंड B ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1, 2, 3, 4 जो भी है, 8, 10, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और B कोएफिशिएंट है, ये W का कोएफिशिएंट रहेगा कुछ, और W क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे लोड लगा है W। 1 रहता तो इफेक्ट दिखता नहीं था यूनिट लोड के टाइम, बराबर है, लेकिन यहाँ W लगा है तो कुछ जगह आएगा कुछ जगह नहीं आएगा, लेकिन ये जनरल इक्वेशन ऐसी टाइप का रहेगा। ये कुछ तो भी न्यूमेरिकल रहेंगे, समझो ये 2 प्लस 0.3 W, ऐसे फोर्सेस हर मेंबर में रहेंगे ट्रस के, ये निकालना है। ओके, देन फाइंड dP by partial derivative of this P, dP by dW, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा? ये W निकल जाएगा, A तो 0 हो जाएगा, है ना, दिस विल बी 0, और ये W चले गए तो बचेगा B, तो we will get B, यानी ये कोएफिशिएंट शिफ्ट आएंगे, और जहाँ पे W है ही नहीं तो वो तो 0 हो जाएगा, जैसे ये 0 हुआ था।
ओके, तो हर मेंबर के ये इक्वेशन को पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। अब पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए तो ये हो गई टर्म, है ना, और बाद में ये टर्म तो है हर मेंबर की। देन वी हैव टू डिटरमाइन फॉर ईच मेंबर, हर मेंबर को ये इक्वेशंस यूज करके वैल्यू निकालना है। वो निकालने के बाद अपने को ये पता है कि W तो अपन ने एक्स्ट्रा लगा दिया है, वो तो है ही नहीं वहां पर, बराबर है। सो पुट W इज इक्वल टू 0 इन दैट इक्वेशन। ये जो भी निकलेंगे, जहां जहां भी W दिखेगा उसको नलीफाई कर दो, कैंसिल कर दो, हो गया। देन कंप्यूट सम, हर एक मेंबर का निकाले थे अपन ने, तो हर मेंबर के जो ये इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी वो सबको सम अप करो, तो वी विल गेट डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट, जहां पे निकालना है वहां पर निकलेगा, बराबर है। अब ये जो है मैंने स्टेप्स तो बता दिए, लेकिन उतने पल्ले नहीं पड़े होंगे ये मुझे पता है, तो जब एग्जाम्पल लूंगा मैं तो वहां पे ये सब आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्या है। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालना, इसको जीरो वगैरह सब समझ में आ जाएगा। वो देखने वाले हैं अपन रिडंडेंट फ्रेम्स में, वहां पर देखने वाले हैं, हाँ? ये प्रोसेस। दिस मेथड इज कन्वर्जन, यानी लेंदी और तकलीफ की है, बहुत माइन्यूट कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह, डेरिवेटिव वगैरह, इसलिए ये मेथड जो है ये अपने को वैसे अवॉइड ही करना है। लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू और जनरल भी अगर एक्सप्लेनेशन अगर है 2 मार्क का 3 मार्क का, तो वहाँ पे ये अपने को रिप्रोड्यूस करते आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बताया है। अदरवाइज ये मेथड प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए, उसके लिमिटेशन भी बहुत है। सिंपल अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पर पॉसिबल है ये, अगर थोड़ा से हेवी अगर है तो वहाँ पर ये फिर से W लेके और बाद में हर बार डेरिवेटिव निकालना, पार्शियल डेरिवेटिव, ये कम्बरसम है, इसलिए अपन इसको अवॉइड करते हैं। ओके, नाउ सेकंड मेथड, पहली होगी अपनी यूनिट लोड मेथड, ओके। सेकंड वन कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम, और थर्ड वन रहेंगी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का नाम है विलर्ड-मोहर डायग्राम। ये जो मेथड है ये बेसिकली इसका ओरिजिनल निर्माता, इन्वेंटर, यह है विलर्ड, इन्होंने ये डेवलप किया है। उसको थोड़ा सा कन्वीनियंट जो है मेथड को, इजी, ये बनाया मोहर्स ने, इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मेथड जनरेट हुई है। ये ग्राफिकल मेथड, ये भी अपने कोई एग्जाम में या कहीं भी काम की नहीं है, लेकिन पता रहना आवश्यक है। अगर थोड़ा सा डिटेल कोई भी चीज अगर देख लेते हैं तो फिर अपन वो भूलते नहीं, एमसीक्यू में वो काम में आएंगे, इसलिए इसका नॉलेज रहना आवश्यक है, बस उतना ही। तो ये है क्या, अब मैं ये स्टेप्स थोड़ा से बता देता हूँ, बाद में और एक्सप्लेन करूंगा। कैलकुलेट फोर्सेस इन मेंबर, सबसे पहले फोर्सेस निकालना होगा मेंबर पे। जो भी अगर कोई ऐसी ट्रस है, एक फॉर एग्जाम्पल, और इसका मेंबर इस तरह है, ओके, ये एक मेंबर, ये दूसरा, तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ, and here there is roller support and here there is hinge support. ये एक ट्रस है, ओके। उसके मेंबर्स है 5, 1 2 3 4 5, और अपने को अभी डिफ्लेक्शन पूछा गया है इस पॉइंट पे, सपोज टू बी सी पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालिए, और बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड और विलर्ड-मोहर्स मेथड, ओके। तो इसमें क्या करना होगा, इस ट्रस पर एक्सटर्नल लोड है, एक सपोज टू बी 10 किलो न्यूटन, ये लोड। अगर कोई ट्रस पे लोड है तो मेंबर्स में फोर्सेस डेवलप होंगे, सो वी कैन फाइंड आउट फोर्सेस इन मेंबर 1 2 3 4 5। ये सभी मेंबर में फोर्सेस निकाल सकते हैं। सो ऐसे P1 P2
P3, P4, P5 सब फोर्सेस के बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन और ग्राफिकल मेथड जो भी लगता है वो, तो फोर्सेस निकल गए, बराबर है। अब देखिए आपके पास में एक इक्वेशन है डेल्टा, इट इज इक्वल टू P L बाय A E। इस इक्वेशन में ये वैल्यू P की पता चल गई, ये मेंबर नंबर 1 कंसिडर करते हैं तो ये P1 हो गया। इस मेंबर की लेंथ जो भी है L1, एरिया A1 और यंग मॉडुलस नॉर्मली सेम रहता है, उसको वैसे ही रख दो, या तो फिर लगता है तो वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये मैंने अब इस इक्वेशन से चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन स्ट्रेंथ ऑफ पटेल का पहला चैप्टर स्ट्रेस स्ट्रेन, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ई, इससे मिलेगा अपने को डिफ्लेक्शन, यानी ये मेंबर में जो भी फोर्स है उससे ये मेंबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। अगर इसमें टेंसाइल टाइप का फोर्स है यदि, तो ये मेंबर पुल टाइप यानी एक्सटेंशन होगा उसका, है ना, इलांगेशन होगा। अगर इसी मेंबर में यदि कंप्रेसिव फोर्स है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, बराबर है। उस हिसाब से इसकी कुछ सुधी वैल्यू आएंगी। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करने जा रहा हूँ, यहाँ पर अभी 7। वैसे ही सिमिलरली डेल्टा 2 जिसमें A1, E, L1 और P1 ये वैल्यूज पुट करेंगे इस एक्सटर्नल लोड की वजह से, और ये आंसर आ गया सपोज टू बी +10। देन डेल्टा 3, फिर से मैं P3 पुट करके यहाँ पे आंसर निकाल रहा हूँ, और ये आ गया सपोज टू बी 5, बराबर है। ऐसे ये डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, इसके वैल्यूज +3 और -11, ऐसे कुछ तो भी वैल्यूज डेल्टा के निकलेंगे, और ये वैल्यूज अपन ने निकाल लिए एमएम में। ओके, अब हर मेंबर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे ले रहा हूँ 4 मीटर, यहाँ पे ले रहा हूँ 5 मीटर, बराबर है, और बाकी जो है ये मेंबर्स की लेंथ होगी। समझाने के लिए इतना सफिशिएंट है। तो अलग अलग लेंथ रहेंगी। ओके, ये है एक्चुअल लेंथ बिफोर अप्लाइंग एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड लगाने के पहले इनकी ये लेंथ है। अब एक्सटर्नल लोड लगाने की वजह से ये मेंबर में फोर्सेस डेवलप हो गए। अगर फोर्सेस डेवलप हुए तो ये इक्वेशन से उसका चेंज इन लेंथ आएगा, इलांगेशन और कॉन्ट्रैक्शन, बराबर है। अब ये चेंज इन लेंथ के आ गए अपने पास में। अब एक्सटर्नल लोड के बाद इस मेंबर की लेंथ जो है वो 4 मीटर नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन हुआ है। एग्जांपल वैसे कंप्रेशन रहेगा, यहाँ पर ये रूल ऐसे लगाएंगे, इसमें कंप्रेशन, इसमें कंप्रेशन, इसमें टेंशन रहेगा। वो मैंने कुछ देखा नहीं है, फिलहाल लिख दिए वैल्यूज। ओके, तो ये +7 हो गया। तो इसकी लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ अब कितनी हो गई मेंबर नंबर 1, तो L1 की लेंथ हो गई 4007, बराबर है। ये 4 मीटर है, 4000, और उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, ये प्लस होने की वजह से। वैसे ही ये यहाँ की मैं बताता हूँ L3, इसके भी निकाल सकेंगे, इसके सबके निकाल सकेंगे अपन। अब ये -5 होने की वजह से, और ये 5 मीटर है, सो हियर 4995, क्योंकि ये माइनस होने की वजह से ये 5 मीटर नहीं रहेंगे, 5 mm से घट गई। तो ऐसे हर एक मेंबर की लेंथ निकाल लेना है, एक्चुअल लेंथ। बस एक्चुअल लेंथ अगर निकाल लेते हैं, अब ये जो ट्रस है इसको बाय यूजिंग सुटेबल स्केल एक्चुअल डायग्राम निकालना है ना। अब ये है कुछ तो वैसी 409 यह है, बराबर है। वैसे ही इसकी लेंथ हो गई कम थोड़ी सी, ये लेंथ ऐसी कम रहेगी, है ना। तो बाद में ये मेंबर भी हो सकता है ये कम हो गई, ऐसी
ऐसे कुछ आ गई। अब क्या हुआ, ये पॉइंट न्यू मिल गया मेरे को नया, और ये ओरिजिनल, ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी डेल्टा इन एम। ये जो लाइन दिख रही है रेड कलर में, ये लाइन है, ये लेंथ की वजह से एक्चुअल ट्रस की डायग्राम कैसी बनेगी वो डायग्राम निकाल लिया मैंने, और ओरिजिनल डायग्राम जो है वो थी। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा हर एक पॉइंट का निकल सकता है। फिर ये अगर डायग्राम निकल गई तो हर एक पॉइंट का, यानी ये पॉइंट कहाँ गया है ना, कितना ऊपर गया, कितना हॉरिजॉन्टली गया, ये रोलर सपोर्ट इधर आ गया, या तो हो सकता है इधर भी, है ना। तो हर जगह पे मिलेगा इसको छोड़ के, क्योंकि ये हिंज है, हिंज पॉइंट इधर उधर कहीं नहीं जाता, बराबर है। सो दिस इज अवर Willard-Mohor diagram. Same thing I have written here. Calculate forces in member due to external load. Due to load. ये लोड है ना, एक्सटर्नल लोड। ओके, ये मैंने बताया अभी। कामपुट डेल्टा PL/A, ये डेल्टा या तो फिर ये डेल्टा। ओके, ये PL/A निकालो हर मेंबर, ईच मेंबर की, हर एक मेंबर का चेंज इन लेंथ निकालना है। देन प्लॉट द ट्रस विथ एक्चुअल डायमेंशंस, एक्चुअल जो डायमेंशन अपन ने निकाले हैं अभी, उससे ये ट्रस बनाइए, है ना, टू गेट द एक्चुअल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट। अगर एक बार ये डायग्राम बन जाती है तो यू वुड बी एबल टू फाइंड डिफ्लेक्शन ऑल पॉइंट। कोई भी पॉइंट का सिर्फ मेजर ही करना है आपको, कोई दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही काफी हो जाता है, और वो बराबर ट्रस निकालना वगैरह तो सब चीजें हैं। उतना करने के बाद में भी वैल्यू उतनी रिफाइन नहीं आती, एक्चुअल आना चाहिए, आती है, लेकिन उसके लिए उस तरह से स्केल, पैरेलल लाइन निकालना, चॉप बराबर डिस्टेंस गिन के उसको लगाना, वो सब करना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा। ओके, सो दीज आर द टू एडिशनल मेथड्स we can use to find out the deflection of the truss. Okay.